हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2.5 में। आइए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग आर्थिक परिदृश्य के टॉपिक को शुरू करते हैं, जो घटनाचक्र दृष्टि करंट अफेयर्स के मैगजीन का तीसरा टॉपिक है। इसके पहले हम लोग इस मैगजीन से राष्ट्रीय प्रदेश और अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश के साथ साथ बिहार प्रदेश के टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग उन वीडियो को नहीं देखे हैं, वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में सभी टॉपिक वाइज क्रम से आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज के टॉपिक में आर्थिक परिदृश्य को देखेंगे। आर्थिक परिदृश्य के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले राजकोषीय घटनाक्रम को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। यदि आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो आइए आर्थिक परिदृश्य के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति। आइए इसे डिटेल से देखते हैं। 28 जुलाई 2022 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति के संदर्भ में आंकड़े जारी किए गए। जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह के संदर्भ में 27.01% हिस्सेदारी के साथ सिंगापुर शीर्ष पर है। तो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो सिंगापुर है, इसे आप सभी याद रखिएगा। उसके बाद दूसरे स्थान पे यूएसए का स्थान आता है, वहीं तीसरे स्थान पे मॉरिशस और चौथे स्थान पे नीदरलैंड और पांचवें स्थान पे स्विट्जरलैंड का स्थान आता है। उल्लेखनीय है कि अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह के संदर्भ में वर्ष 2021 में भारत सुधार करते हुए 7वें स्थान पर पहुंच गया है। तो भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह के संदर्भ में वर्ष 2021 में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो 7वें स्थान पर, इससे ध्यान दीजिएगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में विनिर्माण क्षेत्र में 12.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ था, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 76% वृद्धि के साथ 21.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ था। कोविड महामारी के बावजूद भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 84,835 मिलियन अमेरिकी डॉलर का उच्चतम वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया, जो विगत वर्ष की तुलना में 2.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 क्षेत्र हैं, जिसमें पहला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, दूसरा है सेवा क्षेत्र और तीसरा है ऑटोमोबाइल उद्योग, वहीं चौथा है व्यापार एवं ट्रेडिंग, पांचवा है कंस्ट्रक्शन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 5 क्षेत्र भारत में उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह प्राप्त करने वाले हैं। आइए वहीं हम लोग देखते हैं वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह प्राप्त करने वाले शीर्ष राज्यों को देखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह प्राप्त करने में शीर्ष स्थान पे भारत का कर्नाटक राज्य है, वहीं दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे पे दिल्ली, चौथे पे तमिलनाडु और पांचवें पे हरियाणा है। तो फ्रेंड्स, ये राज्यों का नाम आप सभी को याद होना चाहिए, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यदि आप सभी से प्रश्न पूछा जाए तो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह में भारत के शीर्ष राज्य कौन सा है? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। और वहीं दूसरे स्थान पे बात किया जाए तो महाराष्ट्र, तीसरे पे दिल्ली, चौथे पे तमिलनाडु और पांचवें पे हरियाणा है, ठीक है। इन सभी को याद रखिएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्यमी भारत कार्यक्रम। आइए इसे देखते हैं। 30 जून 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में, ध्यान दीजिएगा, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित उद्यमी भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहे। तो उद्यमी भारत कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में, इसे आप सब याद रखिएगा। उद्यमी भारत कार्यक्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित पहलों का शुभारंभ किया गया, जिसमें पहला है एमएसएमई प्रदर्शन में सुधार एवं तेजी के लिए रैंप योजना का शुभारंभ किया गया। वहीं दूसरा, पहली बार एमएसएमई निर्यातकों की क्षमता निर्माण के लिए योजना, तथा तीसरा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की नई सुविधाओं का शुभारंभ। तो इस कार्यक्रम में कुल 3 योजनाएं और कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया है। आगे इसमें भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 1/3 हिस्सेदारी एमएसएमई क्षेत्र की है। आइए रैंप योजना को देखते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, इसे देखते हैं।
30 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्यमी भारत कार्यक्रम के अवसर पर रैम्प, दैट इज रेजिंग एंड एक्सीलरेशन MSME परफॉर्मेंस योजना की शुरुआत की गई। उल्लेखनीय है कि उद्यमी भारत कार्यक्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अन्य प्रमुख पहलों, जिसमें पहली बार MSME निर्यातकों का क्षमता निर्माण योजना तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा रैम्प योजना हेतु मंजूरी 30 मार्च 2022 को ही प्रदान कर दी गई थी। तो रैम्प योजना को मंजूरी कब प्रदान की गई? तो 30 मार्च 2022 को इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई थी। आइए इसमें आगे देखते हैं। 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 6062.45 करोड़ रुपए के विश्व बैंक से सहायता प्राप्त योजना रैम्प का उद्देश्य मौजूदा MSME योजना के प्रभाव में वृद्धि के साथ साथ राज्यों में एक MSME की कार्यान्वयन क्षमता और कवरेज को बढ़ाना है और वित्त वर्ष 2022-23 से प्रारंभ इस योजना की अवधि 5 वर्ष, जिसमें 2021-22 से 2025-26 है। तो रैम्प योजना का अवधि कब तक इसका रखा गया है? तो यह 5 वर्षों तक तो यह योजना 5 वर्ष के अवधि के लिए लागू किया गया है। आइए इसमें आगे देखते हैं। रैम्प विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग MSME में सुधार एवं मजबूती हेतु UK सिन्हा समिति, KV कामथ समिति तथा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा सिफारिशें दी गई थी। तो रैम्प कार्यक्रम की बात किया जाए तो केंद्रीय बजट 2022-23 में इस योजना की घोषणा की गई। यह कार्यक्रम 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया गया है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। यह रैम्प योजना कुल 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया है और यह एक रिकवरी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारत में MSME क्षेत्र की स्थिति में सुधार करना है, इसलिए यह योजना को लागू किया गया है। तो इतने पॉइंट को आप सभी ध्यान दीजिएगा। आइए अब हम लोग केंद्रीय बजट 2022-23 को देखते हैं। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। 1 फरवरी 2022 को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत बजट में कुल 39.45 लाख करोड़ रुपए का व्यय तथा 39.45 लाख करोड़ रुपए की प्राप्तियां अनुमानित हैं। तो बजट में कितनी व्यय और कितनी प्राप्तियां अनुमानित हैं? तो 39.45 लाख करोड़ रुपए अनुमानित हैं। कुल व्यय को यदि राजस्व और पूंजीगत व्ययों में बांटा जाए तो कुल व्यय में 80.98% राजस्व खाते पर, जबकि मात्र 19.02% पूंजी खाते पर व्यय करने का अनुमान है। इसी तरह कुल प्राप्तियों को यदि राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में बांटा जाए तो कुल प्राप्तियों में 55.88% हिस्सा राजस्व प्राप्तियों का है, जबकि शेष 44.12% हिस्सा पूंजीगत प्राप्तियों का है। उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत सरकार की न लौटाने योग्य प्राप्तियां, जिसे आय भी माना जा सकता है, कुल बजट का 55.88% है, जबकि अनुत्पादक व्यय 80.98% है। ऐसे में भारत में घाटे की स्थिति तो स्वाभाविक है। आइए हम लोग राजकोषीय घाटे की बात करते हैं। राजकोषीय घाटा तो वर्ष 2022-23 के बजट में 16.61 लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है, जो इसी वर्ष की अनुमानित GDP का 6.4% है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिए। राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में कितना अनुमानित है? तो 6.4%, GDP का 6.4% अनुमानित है, इसे ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2022-23 हेतु अनुमानित भारत का राजकोषीय घाटा विगत वर्ष के संशोधित अनुमान 15.91 लाख करोड़ की तुलना में लगभग 70.11 हजार करोड़ रुपए अधिक है। आइए अब हम लोग राजस्व घाटा देखते हैं। राजस्व घाटा की बात किया जाए तो वर्ष 2022-23 से तो प्रस्तुत बजट में 9.90 लाख करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित है, जो वर्ष 2022-23 से अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद GDP का 3.8% है। तो राजस्व घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? बजट 2022-23 में 3.8%। वहीं प्रभावी राजस्व घाटा की बात किया जाए तो वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान में प्रभावी राजस्व घाटा GDP का 2.6%
अनुमानित हैं, जो पूर्व वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान से लगभग 1.71 लाख करोड़ रुपए कम है। तो प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना अनुमानित है, तो 2.6%। इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्राथमिक घाटा की बात किया जाए तो प्राथमिक घाटा वर्ष 2022-23 में जीडीपी का मात्र 2.8% अनुमानित किया गया है। यह पिछले वर्ष 2021-22 के संशोधित प्राथमिक घाटे की तुलना में लगभग 56.75 हजार करोड़ रुपए कम है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। राजकोषीय घाटा की बात किया जाए तो राजकोषीय घाटा वर्ष 2022-23 के बजट में जीडीपी का 6.4% था। ध्यान दीजिएगा, जीडीपी का 6.4% राजकोषीय घाटा था। वहीं राजस्व घाटा 3.8% था और प्रभावी राजस्व घाटा 2.6%। वहीं प्राथमिक घाटा 2.8%। बजट 2022-23 में जीडीपी का संशोधित तो फ्रेंड्स, आप सभी राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा, इन सभी के पॉइंट को आप सभी याद रखिएगा। प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। आइए अब हम लोग ब्याज भुगतान इस टॉपिक इसे देखते हैं। बजट 2022-23 में ब्याज भुगतान हेतु लगभग 9.41 लाख करोड़ रुपए अनुमानित हैं, जो वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान 8.1 लाख करोड़ रुपए से लगभग 16.17%, जबकि उसी वर्ष के संशोधित अनुमान से लगभग 15.59% अधिक है। विगत वर्षों में ब्याज भुगतान की राशि में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। आइए वर्ष 2022-23 के लिए प्रमुख मदों पर व्यय देखते हैं, जो सभी करोड़ में दिए गए हैं। तो किस पर कितना पैसे खर्च किया जाएगा, तो आइए इसे देखते हैं। तो पेंशन की बात किया जाए तो पेंशन पे 2,07,132 करोड़ खर्च किए जाएंगे। वहीं रक्षा क्षेत्र में 3,85,370 करोड़ रुपए। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में 1,04,278 करोड़ रुपए। वहीं ऊर्जा क्षेत्र में 49,220 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 86,606 करोड़ रुपए। वहीं गृह क्षेत्र में 1,27,020 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। आगे इसमें देखते हैं। वहीं ब्याज भुगतान की बात किया जाए तो ब्याज भुगतान में 9,40,651 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। वहीं ग्रामीण विकास के लिए 2,06,293 करोड़ रुपए, सामाजिक कल्याण के लिए 51,780 करोड़ रुपए और राज्यों को अंतरण के लिए 3,34,339 करोड़ रुपए। वहीं परिवहन के लिए 3,51,851 करोड़ रुपए, शहरी विकास के लिए 76,549 करोड़ रुपए। तो कुल योग इसका 39,44,909 करोड़ रुपए कुल व्यय किए जाएंगे। तो वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में कुल व्यय 39,44,909 करोड़ रुपए है। इसे ध्यान दीजिएगा। आइए बजट अनुमान 2022-23 में प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटित कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, तो आइए इसमें देखते हैं। बजट में योजनाओं के लिए कुल कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। तो बात करें इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना पर कुल 37,800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं जल जीवन मिशन में 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फ्रेंड्स, ये सभी योजनाओं के आप सभी याद रखिए। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इन योजनाओं पे बजट 2022-23 में कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, तो ये सभी याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की बात किया जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा मिशन पर कुल 39,553 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 19,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पीएम किसान के लिए 68,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आइए इसमें आगे देखते हैं। वहीं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 6400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे भी आप सभी याद रखिएगा। आइए बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। जो बजट 2022-23 में 1 फरवरी 2022 को प्रस्तुत बजट में भारत @75 से भारत @100 तक के अमृतकाल अगले 25 वर्ष में अर्थव्यवस्था को दिशा देने हेतु बुनियादी ढांचा तैयार करने तथा उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान में देश अमृत महोत्सव आज़ादी का 75वां वर्ष मनाते हुए अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। 25 वर्षों की लंबी यात्रा के बाद देश भारत @75 से @100 पर पहुंचेगा। भारत
हैंडेड दृष्टिकोण का निर्धारण प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 के अवसर पर किया गया था। वहीं वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक वृद्धि दर 9.2% अनुमानित है। तो भारत की वर्ष 2021-22 में आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमानित है? 9.2%। इसे याद रखिएगा। आइए इसमें आगे देखते हैं। बजट में विकास को प्रोत्साहित करने हेतु कुल 4 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, जिसमें 4 प्राथमिकताएं कौन कौन से हैं तो आइए इसमें देखते हैं। पहली प्राथमिकता है पीएम गति शक्ति, दूसरी है समावेशी विकास और तीसरी है उत्पादन, संवर्धन और निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्यक्रम। वहीं चौथी है निवेश का वित्त पोषण। ये 4 प्राथमिकताएं बजट में विकास को प्रोत्साहित करने हेतु निर्धारित की गई हैं। आइए इसमें हम लोग पहला देखते हैं पीएम गति शक्ति को, जिसमें 7 इंजनों का जिक्र किया गया है, जिसमें कौन कौन से इसमें शामिल हैं तो इस पॉइंट को आप सभी याद रखिए, प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो पीएम गति शक्ति के अंतर्गत 7 इंजनों में सड़क, रेल, एयरपोर्ट्स, पत्तन, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग एवं लॉजिस्टिक और संरचना से संचालित ये सभी शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय आधुनिक अवसंरचना तथा लॉजिस्टिक सहक्रिया का विकास करना है। वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर अतिरिक्त जोड़ा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में कुल कितना किलोमीटर अतिरिक्त इसमें जोड़ने की बात की गई है तो 25,000 किलोमीटर। 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ने की बात की गई है। आइए इसमें आगे देखते हैं। सार्वजनिक संसाधनों के संपूर्ण हेतु वित्त पोषण के नवोन्मेषी तरीकों से 20,000 करोड़ रुपए जुटाना है और वर्ष 2022-23 में पीपीपी मॉडल के तहत 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तैयार किए जाएंगे। तो कितने स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तैयार किए जाएंगे तो कुल 4 स्थानों पर, इससे ध्यान दीजिएगा। विगत 3 वर्षों के दौरान नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत विकास का और विनिर्माण करना है। तो ध्यान दीजिएगा, विगत 3 वर्षों के दौरान कितने वंदे भारत ट्रेनों का विकास एवं विनिर्माण किया जाएगा? 400। इस पॉइंट को याद रखिएगा। विगत 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 पीएम गति कार्गो टर्मिनल सुविधाएं। तो ध्यान दीजिएगा, विगत 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू किए जाएंगे। आगे हैं समावेशी विकास की बात किया जाए। समावेशी विकास के अंतर्गत वर्ष 2023 में राष्ट्रीय कदम वर्ष के रूप में घोषित किया गया। वहीं रसायन मुक्त प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करना है। वहीं प्रथम चरण में गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर के दायरे में कृषि भूमि पर विशेष ध्यान देना है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की अवधि बढ़ाकर 23 मार्च 2023 तक करना है। गारंटी का दायरा 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए तक करना है। ठीक है। वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य सेवाओं हेतु बजटीय आवंटन की बात किया जाए तो सक्षम योजना के अंतर्गत 20,263 करोड़ रुपए, पीएम पोषण के तहत 10,234 करोड़ रुपए, मिशन वात्सल के अंतर्गत 1,472 करोड़ रुपए और मिशन शक्ति के तहत 3,184 करोड़ रुपए, हर घर नल से जल, इसमें 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कवर करना है, जो वर्ष 2022-23 में 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पीएम आवास योजना के तहत, जिसमें शहरी एवं ग्रामीण दोनों आते हैं, वर्ष 2022-23 में 80 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा करना। वर्ष 2022-23 में 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो पीएम आवास योजना के तहत कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं तो 48,000 करोड़ रुपए। वहीं उत्तर पूर्व में आवश्यकता आधारित अवसंरचना एवं सामाजिक विकास हेतु वर्ष 2022-23 में 1,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। डिजिटल पेमेंट के तहत डिजिटल पेमेंट्स अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना करना है। तो डिजिटल पेमेंट के तहत कितने अनुसूचित बैंकों की यूनिट्स की स्थापना करना है डिजिटल बैंकिंग की, तो इसमें 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना करना है।
तो फ्रेंड्स, हम लोग केंद्रीय बजट से संबंधित जितने प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सभी हम लोग कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्थिक समीक्षा 2021-22 को देखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि आप सभी चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को प्लीज़ आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।